हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक आप लोग 6-7 क्लास से ही पढ़ते आएंगे प्रोबेबिलिटी, लेकिन तब की प्रोबेबिलिटी और अब की प्रोबेबिलिटी में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, आपको हर एक कंसेप्ट समझाऊंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा। आपने 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, डजेंट मैटर। उससे पहले की प्रोबेबिलिटी तो आप कह सकते हो कि बड़ी सिंपल थी, वो तो आई थिंक सभी को आती होगी। लेकिन 11th क्लास में थोड़ा सा हमने एडवांस गए थे, अब 12th क्लास में थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे। तो आपने अगर पीछे की प्रोबेबिलिटी 11th की पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वीडियो को स्किप मत करना, स्किप कर करके मत देखना, वीडियो को कंटिन्यूसली देखना, ध्यान से समझना, और समझने के बाद फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज की जो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके भाई बहन या आप खुद क्लास 10th में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपने जब कोर्स पूरा अपना कवर कर लिया उसके बाद सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सैम्पल पेपर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब सैम्पल पेपर मार्केट में बहुत सैम्पल पेपर है, हर तरह के सैम्पल पेपर हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ऐसे सैम्पल पेपर्स लेने के लिए जिसके अंदर क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी हो और क्वेश्चन में मतलब आप उन सैम्पल पेपर्स को करके अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझ पाए कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे एक सैम्पल पेपर है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक एजुका जॉन कंपनी है, उसका सैम्पल पेपर वो मार्केट में अवेलेबल है। ये जो सैम्पल पेपर्स है हमारे पास, एजुका जॉन कंपनी सीबीएसई क्लास 10 सैम्पल पेपर, आपको सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर इनके मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं और आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जहाँ से भी आप परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप ये सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं। क्योंकि सैम्पल पेपर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जैसे एग्जाम के अंदर आप करने वाले हैं उसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर पाते हैं कि हाँ, एग्जाम के अंदर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही होगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आप अलग अलग वैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप वैसे तो कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम फ्रेम की बात आती है तो उस टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन जो पूरा आपके कंप्लीट करना होता है पूरा पेपर, वहां पर आप लैग कर जाते हैं। तो उसके लिए सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने बड़े इंपॉर्टेंट है और सैंपल पेपर्स अच्छे सैंपल पेपर करने बड़े इंपॉर्टेंट है कि सैंपल पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं लगभग उसी टाइप के या उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये सैंपल पेपर्स जरूर यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं और आपको इनको परचेज करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होने वाली है। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम समझने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स के बारे में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितना भी कंटेंट है एमएल अग्रवाल का और सीबीएसई हैंडबुक का पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी जो ऐप है गॉड क्लासेस की उसके ऊपर अवेलेबल है। उसके सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप गॉड क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप वो पीडीएफ सॉल्यूशंस है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कंटेंट आपके काम का वहाँ पर आपको मिलेगा जिसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही एक टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, तो उसमें भी आप इंक्लूड हो सकते हैं और उसमें अपने डाउट्स जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ और आप दूसरे बच्चों के जो डाउट्स हैं उनको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस और अपनी जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन चैनल्स का आप पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी बिल्कुल भी ना हो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। कोशिश करूंगा कि आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी दूर हो सके। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले रैंडम वेरिएबल के बारे में कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अगर हम रैंडम वेरिएबल की बात करें, रैंडम वेरिएबल कहता है कि इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए वेरिएबल हुज वैल्यू डिटरमाइंड बाय चांस। मतलब एक ऐसा ये वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू आप पहले से फिक्स नहीं कर सकते हो, इसकी वैल्यू बाय चांस निकलती है। बाय चांस का मतलब है कि आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसकी वैल्यू कोई सीक्वेंस में ही होगी कि 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, 0 के बाद हो सकता है 3 आ जाए, 3 के बाद हो सकता है 10 आ जाए, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है रैंडमली। कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि आप एक वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो उसके बाद आप सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। जनरली होता ऐसा है कि भाई सीक्वेंस में आती है वैल्यू लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं आती है। तो ये ध्यान रखना है कि रैंडम वेरिएबल है, कोई सीक्वेंसुअल वैल्यू नहीं है। इट इज़ अ रियल वैल्यूज फंक्शन हुज डोमेन इज सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी ये जो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेंगी ना, ये रियल वैल्यूज मिलेंगी,
रियल वैल्यू में रियल नंबर जितने भी होते हैं मतलब उसमें से कोई भी वैल्यू ये हो सकती है, और उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी इस चीज़ को थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं सर, थोड़ा सा हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी हम जो क्वेश्चन लेंगे, एग्जांपल लेंगे, तब आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जो वैल्यू आएगी एक्स की वो एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, इंटरवल्स में नहीं आएगी। ऐसा नहीं हुआ कि भाई 1 से लेकर 10 तक वैल्यू हो गई, वो स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 2/3 आएगी, 1.5 आएगी, मतलब रियल नंबर में ही कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब मान लो हम इसको समझते हैं, ये सारी थ्योरेटिकल बातें तो हमने पढ़ ली, इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ये एक्स की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। तो हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं जो बहुत टाइम हम करते आ रहे हैं, कि कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया। अब एक कॉइन को जब आप 2 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है, तो हमने लिखा है इसका सैंपल स्पेस, या तो हेड हेड आएगा, एक बार आपने टॉस किया हेड आएगा, दूसरी बार टॉस किया आपने वो भी हेड आया, फिर उसके बाद हेड और टेल आ गया, या फिर टेल हेड आया, या फिर टेल टेल आया। तो जब भी आप कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये सैंपल स्पेस आ गया। अब हम इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड हैं, हमें इन बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस ये जानने में इंटरेस्ट है कि भाई जो यहाँ पर हेड या टेल आ रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ हेड कितना आ रहा है या नंबर ऑफ टेल कितना आ रहा है, ठीक है। मेरे को ये पता लगाना है कि मान लो मैंने कॉइन को यहाँ तो चलो 2 बार लिखा, मैं कॉइन को मान लो कह दूँ 10 बार मैंने टॉस किया, 20 बार टॉस किया, 50 बार टॉस किया, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी से भी कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट है कि वहाँ पर हेड कितनी बार आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ रहा है, तो ये नंबर ऑफ हेड जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, इसको निकालने के लिए हम एक वेरिएबल यूज़ कर लेंगे x, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x, जो कि होगा हमारा रैंडम वेरिएबल। अब वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने लिखा कि भाई रैंडम वेरिएबल क्या है, डोमेन ऑफ इज ए सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जब नंबर ऑफ हेड की बात आ रही है तो नंबर ऑफ हेड यहाँ पर कितना आ रहा है, हेड और हेड 2 बार आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई 2। अगर हम इस केस की बात करें, नंबर ऑफ हेड यहाँ पर हेड टेल, या फिर हम लिखें टेल हेड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, तो यानी नंबर ऑफ हेड यहाँ पर एक बार भी आ सकता है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या बन गई, 1। अगर हम नंबर ऑफ हेड यहाँ पर लेते हैं, यहाँ लिखा है टेल टेल, तो टेल टेल का मतलब है कि यहाँ पर तो हेड आ ही नहीं रहा, जब हेड आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब क्या होगा, रैंडम वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस केस के अंदर x की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। ये तीनों वैल्यू यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये तीनों वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं रैंडम वेरिएबल को, और इसको हम डिनोट करेंगे x से। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम रैंडम वेरिएबल को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम रैंडम वेरिएबल के लिए। मान लो आपके पास 3 वाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है और 1 रेड बॉल है। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वाइट बॉल। अब हमें इसमें से जो बॉल निकालनी है वो मैं कह रहा हूँ कि 3 बॉल हमें निकालनी है, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ 3 बॉल्स। तो अब ये जो 3 बॉल हम निकालेंगे ये कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। मान लो हमने तीनों की तीनों बॉल हमने क्या करा, तीनों की तीनों बॉल हमने निकाल दी वाइट। अब लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि तीनों की तीनों वाइट ही निकलेंगी। अगर ऐसा हुआ कि हमने 2 वाइट बॉल निकाली और तीसरी बॉल जो आएगी मान लो 1 ब्लैक आ गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 वाइट बॉल के साथ 1 रेड आ गई, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम 1 वाइट बॉल लेते हैं, 1 वाइट बॉल के साथ 2 ब्लैक बॉल हो सकती है, या फिर 1 वाइट बॉल के साथ 2 रेड बॉल तो खैर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रेड बॉल तो एक ही है। तो 1 वाइट बॉल हो गई, ब्लैक बॉल हो गई और 1 रेड बॉल हो गई, ऐसे पॉसिबल हो सकता है। बॉल निकालनी 3 ही आपको, ठीक है। 1 वाइट निकाल ली या फिर 2 ब्लैक हो गई, 1 वाइट के साथ 1 ब्लैक हो गई और 1
रेड हो गई, रेड 2 बॉल आप निकाल नहीं सकते। या फिर हो सकता है कि एक भी वाइट बॉल ना निकले, ठीक है, 0 वाइट और ब्लैक बॉल आपके पास 2 है, तो 2 ब्लैक बॉल आ गई और एक रेड बॉल आ गई। इस तरह से हमने 3 बॉल निकाली। अब यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल को। अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ तो यहाँ पर वाइट बॉल आ रही है 3 टाइम्स, 3 वाइट बॉल है तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर इन दोनों केस की हम बात करें तो यहाँ पर 2 वाइट बॉल आ रही है। अगर इन केस की बात करें तो यहाँ पर वाइट बॉल एक बार आ रही है और यहाँ पर वाइट बॉल एक बार भी नहीं आ रही है, 0 आ गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हुई? x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो इस तरह से आप रैंडम वेरिएबल फाइंड कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, आपको x फाइंड करना अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि प्रोबेबिलिटी आपको आगे, क्योंकि आगे जो 2-3 एक्सरसाइज है ना, उन सभी के अंदर आपको x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालना है ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और x हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने जैसे अभी हमने जो 2 केस लिए थे, हम उसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अब उसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाए तो पहले वाले केस में क्या था, हमने एक कॉइन को टॉस किया था 2 बार, तो सैंपल स्पेस आया था हमारा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। और x की वैल्यू आपके पास आई थी, x की वैल्यू 0 आई थी, 1 आई थी, 2 आई थी। अब x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हेड नहीं है। हेड नहीं है तो ऐसे कितने केस है आपके पास? ये वाला केस है टेल टेल। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? टेल की जब निकालने की प्रोबेबिलिटी होती है, जब पहली बार मैंने कॉइन टॉस किया तो टेल की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2, क्योंकि कॉइन आप जब भी टॉस करोगे तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। फिर हमने दोबारा जब किया टॉस तो तब भी टेल आया, यानी प्रोबेबिलिटी बन गई इसकी 1/4। जो 1 वाला केस है, 1 वाले केस के अंदर क्या होगा? या तो HT होगा या फिर TH होगा। तो जब आप HT की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, हेड आ गया 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 प्लस, यहाँ प्लस क्यों लगाना है? क्योंकि ये डिफरेंट केस है, ये डिफरेंट केस है, ये डिफरेंट केस है। तो यहाँ पर टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी 1/2, तो ये हो गया 1/4, 1/4, यानी ये बन गया 1/2। उसके बाद अगर हम 2 लेते हैं, 2 का मतलब हो गया कि भाई दोनों बार हेड आ रहा है, तो दोनों बार हेड आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? HH, यानी 1/2 इंटू 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई 1/4। ये मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए सारा कुछ लिखा है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा भाई टेल टेल है, तो टेल कितनी बार आ रहा है आपके पास? एक बार टेल आ रहा है, टोटल आउटकम कितने हैं? 4, तो 1/4। आपने हेड टेल और टेल हेड देखा कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर ये 2 बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 2/4, 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2। हेड हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/4। तो इस तरह भी आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद बनाया हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से आपको लिखना है। पहले यहाँ पर लिखेंगे आप x, यहाँ पर लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी यानी P ऑफ x। तो x की वैल्यू आपके पास आई कितनी? 0। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। x की वैल्यू आई आपके पास 1, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। x की प्रोबेबिलिटी वैल्यू आई 2, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो इस तरह से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। उसके अब ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको चेक करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में होनी चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल होता है, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में होनी चाहिए। आप जो भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसकी वैल्यू ना तो 0 से कम होनी चाहिए, ना 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो असाइनमेंट वैलिड असाइनमेंट नहीं काउंट होगा। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इनका अगर हम सम निकाल के देखें, देखो सम अगर हम निकालें इसका, तो एलसीएम लिया हमने, आ गया हमारे पास 4, 1 + 2 + 1, 4/4 यानी आ गया 1। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी? अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो ये बराबर होना चाहिए हमेशा 1 के। ठीक है, अगर तो जब भी आप असाइनमेंट को चेक करेंगे कि आपने जो आंसर करा है वो सही है या नहीं है, दोनों चीज़ उसके अंदर आपको देख लेनी है कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में आ रही है तो ठीक है,
ठीक है। अगर आपकी प्रॉबिलिटी का सम करने पर, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो भी प्रॉबिलिटी बनाएंगे उनका सम करने पर अगर ये 1 के बराबर नहीं आएगा तो भी इसका मतलब होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ आपकी ठीक है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन लगभग सही है, कहीं और कुछ गलती ना हो तो मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं। उन एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें कहता है कि जो असाइनमेंट आपको दिया गया ये असाइनमेंट वैलिड असाइनमेंट है या नहीं है। तो असाइनमेंट में जैसे अभी मैंने बताया कि आपको ये चेक करना है कि जो ये प्रोबेबिलिटी है तीनों, ये 0 से 1 के बीच में है या नहीं है। तो आपने देखा कि भाई ये 0 से 1 के बीच में है, तो ये एक जो पहले वाला पॉइंट था वो तो हमारा यहाँ पर वैलिड है। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है कि इनका अगर हम सम करेंगे तो सम करने पर ये 1 के बराबर आता है या नहीं आता। तो 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 मतलब 1.0 का मतलब आ गया 1। तो जो दोनों प्रॉपर्टी थी, दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। इनका सम 1 भी आ रहा है और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0 से 1 के बीच में भी आ रही है। यानी इन दोनों केसेस, दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये असाइनमेंट हमारा ये वैलिड असाइनमेंट है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि आपको कहता है कि एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन द संडे, कि आप संडे को जो नंबर ऑफ आवर्स है वो आपको यहाँ दिया हुआ है कि कितना आप स्टडी करते हैं, संडे को स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक है, फिर भी जो डाटा हमारे पास आया उस डाटा से हमने एक ये बना लिया। अब इसमें कह रहा है कि भाई x = 0, तो ये आपके पास आ गया 0.1। ठीक है, x की वैल्यू 1 और 2, मतलब 0 का मतलब है कि भाई कोई पढ़ता ही नहीं है, संडे को पढ़ता ही नहीं है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.1 है। और जो लोग 1 या 2 घंटे पढ़ते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी kx है, और जो 3 या 4 घंटे पढ़ते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 5 - x है। और अगर कोई और संख्या है, मतलब 5, 6, 7, 8, तो इतने घंटे कोई नहीं पढ़ता संडे को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर दे रखी है 0। तो अब इसकी हेल्प से आपको यहाँ पर ये दो तीन क्वेश्चन है वो फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें डाटा दिया हुआ है इस डाटा को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर कहता है कि जो 0 नंबर ऑफ आवर्स है, 0 नंबर्स आवर्स का मतलब हो गया कि भाई या तो पढ़ता ही नहीं है या फिर बहुत कम पढ़ता है। जो डाटा आया तो उसमें x की वैल्यू अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है, और 1 या 2 अगर है तो प्रोबेबिलिटी उसकी kx है। अब kx का मतलब हो गया यहाँ पर x की जगह आपको ये पुट करना है। तो x की जगह मैं यहाँ पुट करूँगा 1, तो ये बन जाएगा आपके पास, तो यहाँ 1 को पुट करूँगा तो आ जाएगा k × 1 यानी 1k हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 2k। 3 का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको 3 पुट करना है, 5 - 3 2 आ गया, तो 2 × में k, ये हो गया 2k। 4 पुट करने का मतलब 5 - 4 1 आ गया, 1 × में k यानी k आ गया। इसके अलावा अगर कुछ और है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब जैसा कि हमने यहाँ पर इसके बेसिक्स में पढ़ा कि जो ये हमारे पास आता है कॉलम प्रोबेबिलिटी का, इसका सम 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका अगर हम सम करें तो कितना आ रहा है, k प्लस में 2k 3k हो गया, 3 2 5, 5 + 1 6, तो 6k प्लस 0.1 शुड बी इक्वल्स टू 1। 0.1 को उधर ले जाके आप माइनस कर दोगे, आ जाएगा 0.9, और k की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0.9/6। डेसिमल आप हटाओगे तो यहाँ से 3 से काटा हमने, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 3/20। ठीक है, ये k की वैल्यू आई। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है, इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करते हैं 0.15 ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, यानी कम से कम आप 2 घंटा पढ़ते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर जब हम एटलीस्ट 2 आवर्स की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 आवर्स, तो कम से कम 2 घंटे यानी 2 घंटे या उससे ज़्यादा। अब 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं या उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। यानी प्रोबेबिलिटी आपको किस किस की निकालनी है, 2 की निकालनी है, 3 की निकालनी है और 4 की निकालनी है। और 4 से ज़्यादा तो पढ़ने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है,
4 से ज़्यादा पढ़ने के लिए कह रहा है कि भाई 0 है, तो उससे ज़्यादा तो आप पढ़ोगे नहीं। चलो हम तीनों की निकाल लेते हैं। अब x = 2 की प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, 2k, 3 की भी 2k और इसकी भी 2k, इसकी k, तो ये बनेगा आपका 5k। और k की वैल्यू है 3/20, तो k की जगह हमने 3/20 पुट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 3/4। अब उसके बाद आगे कहता है कि एग्जैक्टली 2 आवर्स, मतलब ठीक 2 घंटे पढ़ना, उससे फालतू बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक 2 घंटे की प्रॉपर्टी है 2k, तो यहाँ भी आप k की जगह पुट कर दो 3/20, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास 3/10। उसके बाद कहता है कि Px = 3 ना, एटमोस्ट 2 आवर्स। एटमोस्ट 2 आवर्स का मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ रहा। तो 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ रहा तो 2 घंटे तो पढ़ सकता है, 2 घंटे पढ़ सकता है, 1 घंटा पढ़ सकता है, 0 घंटे पढ़ सकता है। तो x = 2 की प्रॉपर्टी है 2k, 1 की प्रॉपर्टी है k और इसकी है 0.1, तो ये बन गया आपके पास 3k + 0.1। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे k की जगह 3/20 और ये आ जाएगा 1/10, तो 9/20 + 1/10, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 11/20, तो इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी 11/20। तो इस तरह से इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, पहले आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद आप करोगे तो बड़े आसानी से सारी चीज़ें आप निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से आपको 2 कार्ड पिक करने, सिर्फ 2 कार्ड पिक करने। फाइंड द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। अब यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटमेंट में अभी जो क्वेश्चन हमने करे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा था। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है पहले, अब बनाने के बाद ही यहाँ पर सब कुछ होगा। उसके लिए आपको x पकड़ना पड़ेगा कि x यहाँ पर क्या है। तो x के लिए इसने क्या बताया, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नंबर ऑफ एसेस। तो यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एसेस को। अब ये x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हमें कार्ड निकालने कितने, स्टार्टिंग में उसने बताया कि 2 कार्ड निकालने हैं। अब 2 कार्ड निकालने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ कार्ड है एसेस के वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। 2, जब कार्ड ही 2 निकालने तो 2 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। x की वैल्यू अगर आप 0 लिख रहे हैं, 0 का मतलब हो गया कि नो एस कार्ड, कोई भी एस वाला कार्ड नहीं है, ठीक है। 1 आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 एस कार्ड, एक कार्ड एस का है। अगर आप x की वैल्यू 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 2 एस कार्ड। तो चलो x तो आपने पकड़ लिया कि भाई x ही आएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो हम ये करते हैं कि जैसे यहाँ लिखा है कि नो एस कार्ड, नो एस कार्ड का मतलब है कि कोई भी एस कार्ड हमने नहीं निकाला, ठीक है। हमने अगर एस कार्ड नहीं निकाला तो क्या बना, हमने जो बाकी के कार्ड हैं, देखो 4 एस कार्ड होते हैं और बाकी कितने हो गए, 48 नॉन एस हो गए। तो अब ये कह रहा है कि भाई कोई भी एस कार्ड नहीं है, कोई भी एस कार्ड नहीं है, तो मतलब इन 48 कार्ड में से निकाला हमने कोई। तो पहला कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 48/52। और तो दूसरा कार्ड निकालेंगे, कोई एक कार्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और दूसरा कार्ड हम निकालेंगे तो आएगा आपके पास 47/51। अब इसको आप सॉल्व करो। आपने इसको काट लिया 4 से, 4 से हमने इसको काटा, ठीक है। 3 से और कट जाएगा, 4 7 28, 4 4 16 और 2 18, 188/221। ये आ गया इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा, ठीक है। पहले हम इसी तरीके से सारे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा कैसे आपको करना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि 1 एस कार्ड, 1 एस कार्ड का मतलब है कि एक तो एस कार्ड होना चाहिए और दूसरा नॉन एस कार्ड होना चाहिए। तो एस कार्ड अगर हम निकालेंगे तो एस कार्ड है हमारे पास 4, तो 4/52। जब आप दूसरा कार्ड निकालोगे तो दूसरा जो 48 कार्ड है उसमें से निकलेगा, तो 48 टोटल में से तो एक कम हो ही गया ना, तो 48/51। लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पहला कार्ड आप निकालोगे वो एस का होगा, हो सकता है कि वो कार्ड दूसरे नंबर पे है। यानी जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या होगा, पहले आपने 48 कार्ड में से कुछ निकाला तो ये हो गया 48/52, ठीक है। अब जो दूसरा कार्ड आप निकालोगे तो वो एस कार्ड निकल रहा है हमारा
तो 4 अपॉन में टोटल में से एक कम करना है आपको 51। तो दोनों ये एक ही चीज़ है लेकिन ऑर्डर दोनों का डिफरेंट है, इसलिए दो डिफरेंट केस हैं ये। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, ये कटेगा आपके पास 13 पर और काट देते हैं इसको, हम 3 से काट देते हैं। तो ये 16 अपॉन में 2 to 1, यहाँ भी 16 अपॉन में 2 to 1। तो ये बनेगा आपके पास 32 अपॉन में 2 to 1। 2 एस कार्ड, तो 2 एस कार्ड का मतलब हुआ कि जो हमने पहला कार्ड निकाला वो एस का था, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। अगला कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड कम हो जाएगा लेकिन टोटल में से भी एक कम हो जाएगा। फिर 4 से हमने इसको कैंसिल करा, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 to 1। अब चेक कर लोगे, एक तो प्रोबेबिलिटी इसकी देखो 0 से 1 के बीच में ही आ रही है, दूसरा चेक करो इसका सम इसका 1 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 8 + 2 10 और 1 11 हो गया, 8 और 3 12 प्लस 11 + 1 12 हो गया, 12 का 2 आ गया और 1 + 1 2, यानी 2 to 1 आ रहा है ऊपर भी और नीचे भी 2 to 1 आ रहा है, मतलब कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब आंसर तो आपका ठीक है, आंसर तो आपका आ गया। तो एक तरीका तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे में आपको कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। तो वो तरीका कैसे आप कर सकते हो और क्या उसका फ़ायदा है, देखिए यहाँ पर जब ये कह रहा था कि भाई नो एस कार्ड, कोई भी एस कार्ड नहीं निकला, तो एस कार्ड नहीं निकला तो दूसरे कार्ड निकले ना। तो दूसरे कार्ड कौन से, यानी 48 कार्ड, 48 C2 और टोटल आ गया आपके पास 52 C2। टोटल तो हम वही रहेगा कि 52 में से आपने 2 कार्ड निकालने हैं, ऊपर की जो कंडीशन है वो चेंज होगी। अब ये 42 8 C2 और 52 C2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास यही बनेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखना। कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये तो पता ही होगा, फार्मूला सबको, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये फार्मूला आपको लगाना है। अब यहाँ पर क्या था कि 1 एस कार्ड, 1 एस कार्ड का मतलब है कि एक तो आपको एस कार्ड निकालना है और एक कार्ड बाकी में से कोई निकालना है। अब इसका फ़ायदा ये कि यहाँ पर जो हमने ये डिफरेंट केस बनाए थे, 2 अलग अलग केस बना के हमने निकाला था, कॉम्बिनेशन से जब आप करोगे ना तो ये केस वेस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ही आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है। जब आपको 2 कार्ड निकालने हैं तो 2 तक तो चलो फिर भी ऐसे ठीक है, लेकिन जब आप 3-4 कार्ड निकालने पड़ जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो उससे बेटर रहेगा कि आप उसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करो, उसमें आपको केसेस की टेंशन नहीं लेनी, कितने केस बनने हैं वो अपने आप ही सब कुछ वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप करोगे 2 एस कार्ड, तो एस कार्ड आपको निकालने, एस कार्ड थे हमारे पास 4 में से दोनों एस निकाल दिए। नीचे आपके पास 52 C2, इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 to 1। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन का यूज़ करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक चीज़ और समझते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ कह रहा है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 बल्ब, 10 लॉट का हमारे 10 बल्ब का लॉट है, उसके अंदर 3 डिफेक्टिव बल्ब है, तो यानी 7 नॉन डिफेक्टिव हो गए। ए सैम्पल ऑफ 2 बल्ब इज ड्रॉन, हमें 2 बल्ब का सैंपल निकालना है। अब 2 बल्ब का सैंपल निकालना है तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेक्टिव बल्ब को। तो डिफेक्टिव बल्ब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 होगी, 1 होगी और 2 हो गई। 0 का मतलब है कि भाई एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, नो डिफेक्टिव। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो हमारे पास जो डिफेक्टिव बल्ब नहीं थे, ऐसे कितने थे, 7 थे ना, क्योंकि 3 आपके पास डिफेक्टिव है तो 7 नॉन डिफेक्टिव हो गए। तो 7 बल्ब में से ही आपको 2 बल्ब निकालने हैं, 7 C2। ठीक है, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। टोटल आपके पास 10 है, तो 10 में से आपको कोई 2 बल्ब निकालने हैं। यहाँ पर हम सॉल्व भी कर लेते हैं कॉम्बिनेशन को, जिसको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना नहीं आता होगा वो यहाँ पर सीख लो। 7 फैक्टोरियल आ गया ऊपर, 7 - 2 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सेम फार्मूला नीचे लगाओ, 10 फैक्टोरियल, 10 - 2 8 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर जो 7 फैक्टोरियल है उसको आपने एक्सपेंड करा ऐसे 5 तक लाओ, 5 तक रोक दो, क्योंकि नीचे आपके पास 5 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व किया, ये आ गया। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल को 10 9 8, 8 फैक्टोरियल 2 × 1, इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल।
तो ऊपर आ गया आपके पास 21, नीचे आ गया 45। ठीक है, अब और कटता है तो काट लो। ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 7/15। अब हमारे पास अगर 1 है, 1 का मतलब है कि एक डिफेक्टिव बल्ब है। अब एक डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव कितने हमारे पास 3 है, तो 3 में से हमने एक निकाल दिया और एक बल्ब निकाल दिया नॉन डिफेक्टिव में से। नीचे आपके पास ये रहेगा 10C2। 3C1 को सॉल्व करेंगे तो 3 आता है। जब भी यहाँ पर 1 आएगा तो ऊपर जो भी नंबर दे रखा हो वही आएगा। जैसे 7C1 है तो 7 आएगा। और 10C2 को सॉल्व करके आपके पास बना था 45, तो ये आ गया 7/15। उसके बाद 2 का मतलब हो गया कि भाई 2 डिफेक्टिव बल्ब है, तो हमारे पास 3 डिफेक्टिव बल्ब थे, उसमें से हमने 2 निकाल दिए। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आएगा 3। ये आ गया आपके पास 1/15। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बनाते हो उसका, तो 0 की प्रोबेबिलिटी 7/15 आ रही है, 1 की प्रोबेबिलिटी भी 7/15 है और 2 की प्रोबेबिलिटी 1/15 है। इनका टोटल करोगे तो 15/15 आ रहा है, यानी आंसर हमारा ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल के साथ ही ये वीडियो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, ये सब अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।